अनिल, सुनो बेटा, आज ऑफिस से लौटते समय सर्फ लेते आना। देखो बाथरूम में गंदे कपड़ों का पहाड़ पड़ा है और बहू को तो जैसे कुछ मतलब ही नहीं है। मैं कल ही मशीन में इनको धो दूंगी। बेचारी बनते हुए कविता जी ने कमर पकड़कर कहा। क्यों माँ, तुम ये सब क्यों करोगी? ये सब तो नीमा का काम है। उसने पत्नी को आवाज़ लगाई तो ये सोचकर कि शायद अनिल कुछ भूल गए हैं। जल्दी से साड़ी लपेटकर नीमा उनके सामने आ खड़ी हुई। कहिए, कुछ रह गया है क्या? अनिल गुस्से में बोला, नीमा ये बताओ कि गंदे कपड़े धोने के लिए कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रही हो? माँ बता रही हैं कि बाथरूम कपड़ों से भरा पड़ा है। देखो मुझे ये सब पसंद नहीं। तुम सास बहू के झगड़े सुलझाने बैठा तो काम कब करूँगा? इसीलिए जब मैं ऑफिस से लौटूं मुझे सब साफ चाहिए। नीमा बोली, ये कपड़े अपने नहीं हैं, ये तो जेठानी जी के हैं। उनके बाथरूम में कुछ काम चल रहा है, इसीलिए यहाँ रखे हैं। इन्हें धोने के बारे में तो हमारी कोई बात नहीं हुई थी। सास तपाक से बोली, वो तो है ही कम अकल। अपने गंदे कपड़े दूसरे के घर कौन रखता है? पर तुम भी कम नहीं हो। अब उसका तो कोई भरोसा नहीं कि कब इन्हें लेने आए। पर तुम तो छोटी हो। अपने जेठ जेठानी के कपड़े धोने से तुम छोटी नहीं हो जाओगी। उसने गंदे कपड़े देकर अपनी अकल दिखा दी। तो अब क्या इन्हें ऐसे ही लौटाकर तुम भी अपनी अकलमंदी का सबूत दोगी? इन्हें धोकर और प्रेस करके लौटाओगी तो इसमें तुम्हारा ही बड़प्पन दिखेगा। नीमा हैरान थी कि सास को क्या हो गया। जिस जेठानी के नाम को सुनते ही वो चिढ़ जाती हैं, आज उसकी इतनी फिक्र। ज़रूर दाल में कुछ काला है। जेठानी भी जब कपड़े देने आई थी तो सास की बड़ी जी हजूरी कर रही थी। ज़रूर कोई खिचड़ी पक रही है इन सास बहू के बीच। अनिल से सुबह सुबह उलझने से अच्छा तो कपड़े धोना था। इसीलिए उसने कहा, ठीक है, मैं कपड़े धो दूंगी। अभी आपको देर हो रही है तो जल्दी जाइए। अनिल उसके आश्वासन पर खुश हुआ और बोला, तुमसे ऐसी ही समझदारी की उम्मीद थी नीमा। अच्छा मैं जा रहा हूँ, बाय। उनके जाते ही नीमा ने राहत की सांस ली। उसके पति दूसरों जैसे नहीं। वो तो जितना हो सके उसे ही दबाते हैं। अगर ये बात उन्होंने दिल से लगा ली तो कपड़े तो धोने ही पड़ेंगे। साथ ही कई हफ्तों तक घर की शांति भी भंग हो जाएगी। जहाँ उसके जेठ जेठानी के पक्के भगत हैं और उनकी कोई बात नहीं टालते, वहीं अनिल उसकी कोई बात सुनते ही नहीं। तभी तो भरा पूरा नीचे का घर छोड़कर ऊपरी मंजिल पर बने इन दो कमरों में रहने को वो मजबूर है। वरना जेठानी के जैसे उसका पति भी हाथ का होता तो वो नीचे से ऊपर आती ही क्यों? ऊपर से सास और जेठानी में बिल्कुल नहीं बनती थी, तो सास भी उसके साथ ही आ गई। अब इन्हें भी झेलो। उसकी जेठानी पूनम घर में ही अपना पार्लर चलाती है। ऐसे में त्योहारी सीजन में तो उसके पास बिल्कुल फुर्सत नहीं होती। जब वो साथ रहती थी तब भी घर के ज़्यादातर काम उसके ज़िम्मे थे। क्योंकि पूनम को काम से बचने में महारत हासिल है। उसकी यही कामचोरी सास कविता जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। अपने काम के बीच में समय निकालकर वो घर के काम में कुछ तो हाथ बटा ही सकती थी, पर नहीं, उसे तो घर से जैसे कोई मतलब ही नहीं था। उसके आने से पहले घर सास देखती थी और बाद में वो। उस बंदी ने कभी कुछ नहीं किया, ना ही काम के लिए बाई रखी। गंदे कपड़ों से बाथरूम और गंदे बर्तनों से सिंक उसकी आज भी भरी रहती है। बच्चे ही उल्टा उसे ज़्यादा सफाई रखते हैं। अब तो उसने दोनों बेटे हॉस्टल में भेज दिए, क्योंकि उनके लिए सुबह टिफ़िन बनाना और बाकी के काम कौन करे। पहले तो ये सब दादी और चाची देखती थी, अब तो सब उसे ही करना था। किसी तरह से उसने 4 महीने कभी टिफ़िन तो कभी कैंटीन का खिलाकर उनका ये शैक्षणिक साल पूरा किया और नया स्तर शुरू होते ही दोनों हॉस्टल भेज दिए। एक बेटा जहाँ 7वीं में है, वहीं दूसरा 9वीं में पढ़ता है। एक बस सजना संवरना ही इकलौता काम है जिसमें उनकी रुचि है। बाकी तो सब राम भरोसे चलता है। जाने उसने खुद जेठ को कितनी बार झाड़ू पोछा करते देखा है। रही खाने की बात, तो ये भी वही करते होंगे। वैसे तो ज़्यादातर खाना बाहर से आता है, पर फिर भी कभी कभार उनके बीमार होने पर कुछ हाथ पैर जेठानी भी चला ही लेती है। उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसी भी कोई औरत हो सकती है जो अपने पति और बच्चों को खाना तक बनाकर नहीं दे सकती, और इसके बाद भी वो सबकी आंखों का तारा है। एक वो है जो सब करती है और सबकी सुनती भी है। सब किस्मत का लिखा है, यही कहकर वो अपने मन को दिलासा देती रहती है। रही अनिल की बात, एक तो उसे गंदगी पसंद नहीं, दूसरा उनको एक बार सख्त ज़रूरत के समय इसी भाभी ने मदद की थी। इसीलिए वो आज भी उनका एहसान मानते हैं और भाई भाभी के लिए उनके मन में बड़ा सम्मान है। सम्मान तो उसके मन में भी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं वो उनकी बिना पगार की नौकरी बजाए।
वैसे जेठानी से कभी उसकी कोई लड़ाई तो क्या, बहस भी नहीं हुई। ये ऊपर नीचे करवाने वाली भी उसकी सास थी। वही थी जो घर में हर समय कलेश रखती थी। बात बात पर बड़ी बहू से उलझने में उन्हें पता नहीं क्या मिलता था, जो वो ना खुद शांति से रहती थी, ना दूसरों को रहने देती थी। जेठानी काम को हाथ नहीं लगाती थी, पर वो नीमा के काम की कद्र भी करती थी। इसीलिए उसके लिए कुछ ना कुछ लाती रहती थी और उसके बच्चों पर खर्च करते समय सोचती नहीं थी। आज भी वो उनके लिए खिलौने और खाने का सामान देती रहती है। पर ये कपड़ों वाली बात कुछ समझ नहीं आई नीमा को। जैसा उसने पति से कहा था, ठीक वैसा ही किया और कपड़े धोकर प्रेस करके नीचे जेठानी को देने के लिए जाने लगी। तो सास बोली, बहू तुम रहने दो, मुझे नीचे जाना ही है, तो इन्हें मैं ले जाती हूँ, तुम अपना काम देखो। उसे लगा ये भी सही है, उसका समय बचेगा। उसके कुछ दिन बाद फिर से जेठानी के गंदे कपड़ों की पोटली उठाकर सास ले आई। तो वो बोली, माँ जी ये किसके कपड़े ले आई? सास बोली, और किसके होंगे बहू, तेरी जेठानी के है। तेरे पास समय हो तो धो देना, वरना मैं साफ कर दूंगी। बेचारी की मशीन खराब है। फिर उसको तो तुम जानती ही हो, जब तक अलमारी के सारे कपड़े गंदे नहीं हो जाते, तब तक उन्हें धोने के बारे में सोचती भी नहीं। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार भी रोज के कपड़े कम ही थे। इस बार भी नए कपड़े ज्यादा थे, और वो भी भारी भरकम, हाथ से धुलने वाले। ये जेठानी कौन सी पार्टी में जाने लगी, जो ये कपड़े इतनी जल्दी धुलने के लिए फिर आ गए। इस बार कुछ कपड़े ऐसे भी थे जो उसने पहले कभी पूनम के पास नहीं देखे थे। शायद नए लिए होंगे, उसने सोचा। इस बार कपड़े बिना उसे बताए सास फिर से वापस दे आई, तो उसे बड़ा अजीब लगा। कुछ दिन बाद फिर से सास कपड़े उठा लाई, और इस बार इनमें नीमा की दो नई साड़ियाँ भी थी। उसने सास से पूछा, माँ जी दीदी के कपड़ों में मेरे कपड़े कैसे? तो सास बोली, एक दिन उसे कहीं जाना था, तो तेरी साड़ी लेने आई थी। तू घर पर नहीं थी, तो मैंने तेरी साड़ी दे दी थी। नीमा बोली, मुझे तो याद नहीं कि मैं कब बाहर गई थी। बाकी आपने भी पहले कुछ ऐसा बताया नहीं था। सास बोली, हाँ वो मेरे दिमाग से निकल गया होगा। नीमा बोली, आपने दीदी से पूछा नहीं कि वो कब तक अपनी वॉशिंग मशीन ठीक करवा रही हैं? क्योंकि पिछली बार जब आप कपड़े लाई थी, तो कहा था कि उनकी मशीन बिगड़ गई है। अब ऐसे तो हर बार मैं उनके कपड़े नहीं धो सकती। सास गुस्सा होते हुए बोली, थोड़ी उसकी मदद कर देगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। वो तो थी ही कामचोर, तुझ पर भी उसका असर होने लगा क्या? ज्यादा तकलीफ है तो मैं खुद कर लूंगी, पर फिर अनिल को जवाब तू देना। उन्होंने सीधा बेटे को ढाल बनाया। तो नीमा चुप रह गई। उन्हें पता है अनिल के सामने उसकी एक नहीं चलती। पर ये सब चक्कर क्या है, उसे पता करना ही होगा। सास को जेठानी पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? जरूर कोई और बात है जो सास उसे बता नहीं रही। अगली बार वो खुद कपड़े लेकर जेठानी के पास गई और बोली, दीदी लगता है आपकी मशीन ज्यादा ही बिगड़ गई है। मेरी एक जानकार की दुकान है, वहां से सही दाम में अच्छी मशीन मिल जाएगी। कहो तो बात करूं। पूनम बोली, किस मशीन की बात कर रही हो नीमा? मेरी वॉशिंग मशीन तो एकदम सही चल रही है। क्या? फिर आप अपने कपड़े ऊपर धोने के लिए क्यों भिजवा रही हैं? पूनम बोली, अच्छा वो कपड़े? अरे वो कपड़े तो मेरे कस्टमर के पहने हुए होते हैं। हुआ ये कि एक दिन किसी महिला को तैयार कर रही थी, और उसके ब्लाउज की चेन खराब हो गई। तब मैंने उसे मैच करता हुआ मेरा ब्लाउज पहनने को दे दिया। उस समय माँ जी भी यहीं थी, तो उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना हम अपने नए कपड़े कस्टमर को पहनने को देना शुरू करें। इससे उन कपड़ों का इस्तेमाल भी होगा, और मेकअप के साथ कपड़ों का अतिरिक्त किराया भी मिलेगा। देखो ये सिलाई मशीन। उन्होंने इशारा किया। माँ जी यहाँ बैठकर कपड़ों का नाप ठीक कर देती हैं, अगर वो किसी कस्टमर को सही नहीं बैठता तो। जानती हो, इससे अच्छी कमाई हो रही है। कपड़ों का जो भी बनता है वो माँ जी रखती हैं। मैं तो बस मेकअप का ही लेती हूँ, क्योंकि ये सब माँ जी ही देखती हैं। मुझे लगा तुम्हें पता होगा, पर लगता है उन्होंने तुम्हें कुछ बताया नहीं है। सुनकर नीमा को बड़ा गुस्सा आया कि मुझे धोबिन बनाकर बुढ़िया बिजनेस करने चली है। आज उनकी खबर लेती हूँ। वो उनके घर लौटने का इंतजार करने लगी, और जब रात को अनिल भी घर आ गए, तो उनके सामने ही सास से पूछा, माँ जी आपने ये कपड़े रेंट पर देना कब से शुरू किया? और तो और मुझसे कपड़े धुलवाती रही और मुझे ही बताया नहीं। सास बोली, अच्छा तो तुम्हें पता चल ही गया। नीमा बोली, तो आपने क्या सोचा, मुझे ऐसे ही अंधेरे में रखकर आप अपना काम निकलवाती रहेंगी और मैं कुछ करूंगी नहीं? अनिल बोले, नीमा माँ को गलत मत समझो। उनकी मंशा जानोगी तो तुम्हें उन पर गुस्सा नहीं बल्कि प्यार आएगा। क्या आपको भी ये सब पता था?
नीमा हैरान रह गई कि पति भी इसमें शामिल थे। उन्होंने अंदर से कुछ रुपए लाकर उसे दिए और कहा, ये वो पैसे हैं जो अब तक माँ को मिले हैं। माँ की इच्छा थी कि वो इनसे तुम्हारे लिए एक अंगूठी या चेन बनवाए और करवा चौथ पर तुम्हें वो देते हुए इन सब के बारे में बताए। क्या? ये सुनकर वो चौंक गई। सास बोली, हाँ बहू, सोचा तो कुछ ऐसा ही था, क्योंकि तुम्हें पहले बता देती तो तुम ये पैसे खुद पर खर्च करने की जगह घर में लगाती। तुम हम सबके लिए कितना करती हो, कभी तो हमें भी तुम्हारे लिए करना चाहिए। बड़ी बहू ने वादा किया है कि अगर तब तक पूरे पैसे नहीं जुड़े तो वो कुछ अपनी ओर से मिला देगी। पर वो बात को पेट में रखने में भी अच्छी नहीं है। तभी तो तुमको सब बताकर गुड़ गोबर कर दिया। वो क्या कहते हैं, सारा सरप्राइज खराब कर दिया। सच जानकर नीमा बड़ी खुश हुई कि उसका परिवार उसके बारे में इतना सोचता है। उसने सास से माफ़ी मांगी और उनके काम में मदद करने का वादा किया। सास ने भी उससे माफ़ी मांगी और उसे गले से लगा लिया। इसी तरह की और भी पारिवारिक कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियों को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हाइप करें। धन्यवाद।